सभी छात्रों को नमस्कार। सहजानंद ग्लोबल स्कूल की ओर से आज के इस शैक्षणिक वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9 जिसमें व्याकरण विभाग में वाक्य तथा वाक्य की प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सभी छात्र सबसे पहले वाक्य और वाक्य के प्रकार आप 8वीं कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ सबसे पहले वाक्य के विचार के बारे में बात करेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। तो शब्दों का ऐसा व्यवस्थित सार्थक समूह जो किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त कर सकता है वह वाक्य कहलाता है। यानी कि जो शब्द है वो शब्दों का ऐसा एक व्यवस्थित स्वरूप होता है जो सार्थक समूह जो किसी विचार या किसी भाव को क्या तो कि पूर्णतः यानी कि संपूर्ण से उसे व्यक्त करता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। उदाहरण तौर पर देखा जाए तो भारत की संस्कृति अत्यंत प्राचीन है, यानी कि हमारी भारतीय संस्कृति की बात की गई है। भारतीय संस्कृति अत्यंत प्राचीन है। इस वाक्य में प्रयुक्त सभी शब्द यानी कि पद अर्थवान है यानी कि सार्थक है एवं व्यवस्थित शब्दों का यह समूह किसी विचार को प्रकट करता है। यानी कि यहाँ देखा जाए कि जो यहाँ वाक्य दिया गया है कि भारत की संस्कृति अत्यंत प्राचीन है, यानी कि यहाँ भारत की संस्कृति की बात की, इनमें जितने भी शब्द है वो शब्दों का जो समूह है वो किसी विचार को प्रकट कर रहा है, यानी कि यह सही अर्थ से एक वाक्य है। अब आगे हम वाक्य के प्रमुख तत्व यानी कि वाक्य की रचना के समय कौन कौन से तत्व हमें ध्यान में रखने चाहिए। तो उसमें सबसे पहला है वाक्य की सार्थकता। यानी कि सार्थकता से अभिप्राय है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का अर्थवान होना, यानी कि वाक्य में जितने भी शब्दों का उपयोग हुआ है, जितने भी शब्द प्रयुक्त हुए वो सभी क्या अर्थ की दृष्टि से योग्य होने चाहिए। वाक्य में केवल सार्थक शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है, पर कभी कभी निरर्थक शब्दों का प्रयोग भी विशेष संदर्भ में सार्थक बन जाता है। क्या कहते हैं कि जब भी हम कोई वाक्य की रचना करते हैं तो उस वाक्य में कैसे शब्द यानी कि सार्थक शब्दों का ही प्रयोग करना उचित होगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, निरर्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं, फिर भी वह विशेष संदर्भ में सार्थक बन जाता है। यहाँ उदाहरण के तौर पर दिया गया है कुछ पानी पानी पीकर आओ। क्या पानी पानी यानी कि कुछ पानी पानी पीकर आओ। दूसरा शब्द है मेरे सामने ज़्यादा चू चप्पड़ करने की कोशिश मत करना। अब उपयुक्त दोनों वाक्यों में पानी पानी और चू चप्पड़ वो शब्द हमें निरर्थक लगते हैं, लेकिन ये शब्द निरर्थक होते हुए भी हम वाक्य के रूप में देखा जाए तो वह सार्थक की तरह प्रयुक्त हुए हैं। दूसरा है योग्यता। वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है उनमें अर्थ प्रदान करने की योग्यता या सामर्थ्य होनी चाहिए। यानी जिस वाक्य की बात कर रहे हैं हम, यानी कि वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग हम किया जा रहा है उनमें एक अर्थ प्रदान करने की विशेष योग्यता यानी कि सामर्थ्य होना चाहिए। जैसे कि मैंने पानी खाया, पानी खाने की चीज़ है, मैंने पानी खाया, ये वाक्य में तीनों शब्द सार्थक हैं, पर शब्दों के इस समूह में वांछित अर्थ देने की योग्यता या क्षमता नहीं है। शब्द तो जो शब्द का तीनों शब्द है वो शब्द सार्थक तो है, लेकिन उसमें से हमें जो अर्थ चाहिए वो अर्थ देने की योग्यता यानी कि क्षमता उसमें है नहीं। जबकि मैंने पानी खाया की जगह हमने मैंने पानी पिया तो यह वाक्य में अर्थ प्रदान करने की योग्यता है, अतः यह वाक्य सही है। तो यह क्या है, दूसरा तत्व है योग्यता। आगे आकांक्षा। आकांक्षा से आशय है कि वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए। क्या है, वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए, अर्थात उसमें किसी शब्द की कमी के कारण अर्थ प्राप्ति की जिज्ञासा न बनी रहे। यानी
देखा जाए तो जो भी वाक्य है उस वाक्य में अपने आप में पूरा होना चाहिए, यानी कि उनमें किसी भी शब्द के कारण कोई कमी रहनी चाहिए नहीं। यानी कि यहाँ चाहता है, पढ़ना चाहता है, वह पढ़ना चाहता है, तीनों वाक्यों में तीसरा वाक्य है, पहला क्या है, शब्द है, यानी कि पहले दोनों कौन क्या, यानी कि कौन चाहता है, क्या चाहता है, ये दो वाक्य में, लेकिन तीसरे वाक्य में हमें देखने मिलता है कि वह पढ़ना चाहता है। आगे है निकटता। वाक्य में शब्दों को बोलने और लिखने में उचित निकटता होनी चाहिए। हम जो भी शब्द बोलते हैं और लिखते हैं उस शब्दों के बीच योग्य अंतर यानी कि निकटता होनी चाहिए। यदि कहीं उचित विराम की आवश्यकता हो तो वहाँ विराम चिन्हों का प्रयोग अपेक्षित है। यानी यदि कोई वाक्य है और वाक्य में कोई उचित विराम चिन्ह लगाना है तो उस विराम चिन्हों की आवश्यकता भी होनी चाहिए। बहुत रुक रुक कर या जल्दी जल्दी बोलने से वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। कोई वाक्य है, हम बहुत रुक रुक कर बोलते हैं या तो बहुत जल्दी से बोल जाते हैं, तो उस वाक्य का अर्थ हमें स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आता। आगे है पदक्रम। वाक्य का सही अर्थ तभी स्पष्ट होगा जब उसमें प्रयुक्त सभी शब्द उचित क्रमों में प्रयुक्त किए गए हों। यानी कि वाक्य का सही अर्थ हमें कब स्पष्ट होता है, तो तब स्पष्ट होगा जब वाक्य में जितने भी शब्दों का उपयोग हुआ है वो सभी शब्द क्या, उनका उचित क्रम में उपयोग हुआ हो, प्रयुक्त हुए हो, तभी वो योग्य वाक्य कहलाएगा। यहाँ पहला वाक्य, मैंने केवल एक पत्र लिखा है। क्या है? मैंने केवल एक पत्र लिखा है। दूसरा है, केवल पत्र एक है लिखा मैंने। पहला वाक्य देखो और दूसरा वाक्य देखो। पहला वाक्य कैसा है, तो उपयुक्त दोनों वाक्यों में एक जैसे शब्दों का प्रयोग किया है, यानी यह जो दोनों वाक्य है वो दोनों वाक्यों में एक जैसे ही शब्द का उपयोग हुआ है। लेकिन प्रथम वाक्य से अर्थ निकल रहा है कि मैंने केवल एक ही पत्र लिखा है, एक से अधिक नहीं, या पत्र लिखने के अलावा और कुछ नहीं किया है। यानी यहाँ देखा जाए तो प्रथम वाक्य से अर्थ क्या निकल रहा है कि मैंने केवल एक ही पत्र लिखा है, एक से अधिक पत्र लिखा नहीं। जब दूसरे वाक्य की बात की जाए तो दूसरे वाक्य से कोई अभिष्ट या इच्छित अर्थ नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि उसका जो शब्दों का क्रम है वो उलट सुलट यहाँ दिया गया, यानी कि वाक्य की रचना करते समय उन वाक्य के शब्दों को योग्य क्रम में रखना चाहिए। आगे है अन्वय। अन्वय का अर्थ है मेल। वाक्य में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों में कर्ता, कर्म, वचन, कारक, क्रिया आदि में उपयुक्त मेल होना चाहिए। जो कर्ता, कर्म, वचन है, कारक, क्रिया आदि शब्दों का क्या वाक्य में मेल होना चाहिए, तभी वाक्य शुद्ध होना चाहिए, अन्यथा वाक्य क्या, अशुद्ध कहलाएगा। यहाँ वाक्य हम खाना खाता हूँ, हम खाना खाता हूँ, यहाँ वाक्य में क्रिया का कर्ता से मेल नहीं है। हम कर्ता, क्रिया का है खाने की, तो यहाँ और यहाँ मेल नहीं है, इसकी वजह से ये वाक्य सही नहीं है। यदि हम कर्ता के साथ खाते का प्रयोग किया जाए तो वो उचित होगा, यानी कि हम खाना खाते। तो यह है वाक्य के। तो अब हम आगे देखेंगे वाक्य की घटक। ये जो आगे हमने पढ़े हैं वाक्य की रचना के समय प्रमुख तत्व है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। आगे है वाक्य के घटक। जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है उन्हें वाक्य के घटक कहते हैं। संरचना की दृष्टि से वाक्य के प्रधान रूप से दो ही घटक होते हैं, यानी कि जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है उन्हें वाक्य के घटक कहते हैं। संरचना की दृष्टि से वाक्य के प्रधान रूप से दो ही घटक होते हैं। पहला है उसका उद्देश्य, दूसरा है विधेय। अब इन दोनों के बारे में हम समझेंगे। पहला उद्देश्य के बारे में हम समझें तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही उस वाक्य का उद्देश्य, यानी कि वाक्य में हमने जिनके बारे में बात की है, जिनके बारे में कुछ कहा है
कहाँ जाए वही क्या है, वाक्य का उद्देश्य होगा। इसके अंतर्गत कर्ता तथा कर्ता का विस्तार, इनके विशेषण, संबंधबोधक, भावबोधक आदि आते हैं। कर्ता कौन है और कर्ता का विस्तार है, वो सभी इसमें आ जाते हैं, जिनका हम उदाहरण के तौर पर उनको समझेंगे। दूसरा है विधेय। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। यानी यहाँ जो उद्देश्य है, जिसके बारे में कुछ कहा गया है, उस उद्देश्य के उद्देश्य और उसके बारे में जो कुछ कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या आएगा, तो क्रिया, क्रिया का विस्तार, कर्म, कर्म का विस्तार आदि आ जाते हैं। अब इन सभी के बारे में, इन दोनों के बारे में हम एक उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे। यहाँ उदाहरण दिया गया कि सचिन आपके स्कूल आ रहा है। दूसरा है बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चल रहा है। तीसरा है हमारे हिंदी के अध्यापक ने हमें मनोरंजक कहानी सुनाई। आगे है तारा का भाई नरेश कहानी की पुस्तक धीरे धीरे पढ़ता है। अब हम इसका विस्तार से समझेंगे यहाँ उद्देश्य क्या है और उसका विधेय क्या है। तो पहला वाक्य में क्या, कर्ता और कर्ता के विस्तार के बारे में। दूसरे वाक्य में क्रिया, क्रिया का विस्तार, कर्म, कर्म का विस्तार। कर्ता, यहाँ पहले वाक्य में कर्ता कौन है, सचिन है। क्रिया क्या है, आने की क्रिया है, तो आ रहा है। कर्म कौन सा है, स्कूल, और किसके स्कूल में, तो क्या आपके, वो कर्म का विस्तार, यानी कि सचिन आपके स्कूल आ रहा। दूसरा वाक्य कौन सा था, तो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चल रहा है। तो यहाँ कर्ता कौन हुआ, आदमी। आदमी तो लेकिन कर्ता का विस्तार किया जाए तो आदमी कैसा है, तो क्या बूढ़ा, तो क्या बूढ़ा आदमी। क्रिया कौन सी है, चलने की, तो चल रहा है। कैसे चल रहा है, तो क्या धीरे धीरे चल, यानी कि बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चल रहा है। तीसरा वाक्य है हमारे हिंदी के अध्यापक ने हमें मनोरंजक कहानी सुनाई। तो यहाँ कर्ता कौन है, अध्यापक, कर्ता का विस्तार यानी कि हमारे हिंदी के अध्यापक। क्रिया सुनाना, कर्म क्या है, कहानी, और कर्म का विस्तार मनो। कहानी तो सुनाई, लेकिन कैसी, मनोरंजक कहानी सुनाई। ऐसे ही आगे भी आए, तारा का भाई नरेश कहानी की पुस्तक धीरे धीरे पढ़ता है। तो यहाँ कर्ता के बारे में बात की जाए तो कर्ता कौन है, नरेश है। कर्ता का विस्तार, तारा का भाई, नरेश कौन है, तारा का भाई है। क्रिया कौन सी है, पढ़ने की क्रिया, लेकिन कैसे पढ़ता है, धीरे धीरे। तो यहाँ क्रिया पढ़ता है, क्रिया का विस्तार करना है धीरे धीरे। कर्म कौन सा है, पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक, देखिए पुस्तक, लेकिन कौन सी, तो कि कहानी की पुस्तक पढ़ता है। तो सभी छात्रों, आपको यहाँ वाक्य के जो घटक है, उद्देश्य और विधेय के बारे में आपको समझ में आया होगा। अब हम वाक्य के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि वाक्य के प्रकार किसे कहते हैं। तो यहाँ देखा जाए कि वाक्य का विवेचन मुख्य रूप से दो स्तरों में किया जाता है, यानी कि अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। इस दो स्तरों के आधार पर वाक्य के प्रकार निम्नांकित थे। अब सबसे पहले हम अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार के बारे में समझेंगे। तो उनके बारे में 8 भेद है, यानी कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद है, जिनमें पहला है विधानवाचक वाक्य। तो विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं, तो जिस वाक्य में कार्य के होने का अथवा करने का सामान्य कथन हो उसे विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। यानी कि कोई ऐसा जो वाक्य, जिस वाक्य में कार्य जिस करता है वो कार्य कौन सा है, वो कार्य के होने का अथवा तो करने का जो सामान्य कथन हमें मिलता है तो उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो प्रियोदा सेवा भावी थी, यानी कि कौन सा कार्य है, सेवा करना, यानी कि यहाँ कार्य होने का अथवा सामान्य कथन है, यानी कि प्रिया सेवा भावी थी। दूसरे, डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा था, यहाँ कार्य कौन सा है, आराम करने का है। वृक्ष हमें स्वच्छ वायु प्रदान करते हैं, तो यहाँ कार्य क्या है, तो स्वच्छ वायु प्रदान करना, तो यह विधानवाचक वाक्य कहलाएगा। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, जिस वाक्य में कार्य की न होने का या न करने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। क्या, तो कि जिस वाक्य में कार्य के न होने का या न करने का बोध हो उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। यहाँ तो आपको सिंपल है, आपको सरल तरीके से समझ में आए, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा,
यानी यहाँ नकार है, निषेध करना। मरना मुझे कठिन नहीं लगता, तो यहाँ नकार है। वह घर नहीं जाएगा, यानी कि यहाँ कार्य के न होने का बोध होता है, इसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, ये सभी प्रकार सरल है सभी छात्र। यदि वाक्य में कोई प्रश्न क्रिया किया जाए तो वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जब भी हम कोई वाक्य कहते हैं और उस वाक्य में हम किसी को प्रश्न करते हैं तो उसे हम क्या, तो निश्चय प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इस तरह के वाक्यों में क्या आता है, क्या, कौन, कहाँ, कैसे, कब, क्यों, किस लिए आदि का प्रयोग होता है। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए। पहला है, इस नगरी का राजा कौन है। देखो, राजा कौन है, राजा का नाम क्या है, क्या, आप कहाँ रहते हैं, कहाँ, इसकी बकरी कैसे मर गई, कैसे, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई, क्यों, आप किस लिए वहाँ जाया करते। तो यह सभी वाक्यों में हमें क्या प्रश्न किया है, राजा कौन है, राजा का नाम पूछा है, सॉरी राजा कौन है, यानी कि राजा, यहाँ का राजा कौन है इस नगरी का, और उसका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, तो रहने की जगह हमें बताना है। तो यह सभी में क्या है, तो प्रश्न किया जाता है। आगे चौथा प्रकार है विस्मयादि वाचक वाक्य, यानी कि यदि वाक्य में विस्मय यानी कि आश्चर्य, शोक, हर्ष, घृणा, खुशी आदि का भाव अभिव्यक्त हो तो उसे विस्मयादि वाचक वाक्य कहा जाता है। अरे इतना सुंदर गुलमर्ग, यानी कि इस गुलमर्ग को देखकर हमें आश्चर्य होता है, विस्मय होता है कि अरे इतना सुंदर गुलमर्ग। दूसरा है, ओ यह क्या हो गया, यानी कि ये देखते देखते क्या हो गया। तीसरा वाक्य, वाह इतना सुंदर घर, कभी सोचा ही नहीं था कि इतना सुंदर घर होगा। तो यह सभी वाक्यों में क्या बताया गया है, विस्मय यानी कि आश्चर्य, यानी कि खुशी, घृणा सभी बताया गया है। इसे हम क्या, विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं। पांचवा प्रकार है इच्छावाचक वाक्य, यानी कि जिस वाक्य में वक्ता की इच्छा, आशा, शुभकामना या साप आदि अभिव्यक्त हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। तो सभी छात्र, यहाँ हम देखते हैं कि जिस वाक्य में वक्ता की इच्छा, यानी कि जो बोलने वाला है उसकी इच्छा, उसकी आशा, उसकी शुभकामना जिस वाक्य में प्रकट होती है उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, यानी कि आप जो यात्रा करने वाले हो आपकी यात्रा मंगलमय हो या तो शुभदायी। दूसरा है गुरुजी आ जाए तो अच्छा हो, क्या कहते हैं, यदि गुरुजी आ जाए तो बहुत अच्छा है, यानी कि आशा रखते हैं। भगवान करे तुम सफल हो, क्या है, शुभकामना की भगवान करे कि तारू सारू थाय, जा तुझे नरक में भी जगह न मिलेगी। तो यह सभी क्या है, इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। आगे है संदेहवाचक वाक्य, जिस वाक्य से किसी कार्य के होने में संदेह या संभावना का बोध हो उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। यानी कि जो भी वाक्य है वो वाक्य में किसी कार्य के होने में संदेह है, यानी कि कुछ हमें शंका है कि यह कार्य होगा या नहीं होगा, यानी कि संदेह या संभावना होती है, उसका बोध होता है, ऐसे कार्य को हम क्या कहते हैं, संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखा जाए, संभवतः आज वर्षा होगी, यानी हमें संदेह है, संभावना है कि आज वर्षा होगी या तो न भी होगी। दूसरा वाक्य, लगता है मैंने इस व्यक्ति को कहीं देखा है, यानी कि मुझे संदेह, शंका है कि मैंने आपको कभी कहीं न कहीं देखा है। आगे, अब तक वह सो गया होगा, यानी कि અત્યાર સુધી તો તે સૂઈ ગયો હશે એવી આપણે આશા રાખ, સંભાવના यानी कि व्यक्त करे છે। यह सभी क्या है, संदेहवाचक वाक्य है। आगे है संकेतवाचक वाक्य, जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरे पर निर्भर करे अथवा एक कार्य का संकेत दूसरे कार्य से मिले उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं।
यानी कि जिस वाक्य में एक क्रिया का होना, यानी कि जो क्रिया हो रही है वो दूसरे पर निर्भर है, अथवा तो एक कार्य का संकेत दूसरे कार्य से मिलता हो तो उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर दिए गए, परिश्रम करोगे तो अवश्य सफलता मिलेगी। यानी कि पहले वाक्य में क्रिया है, परिश्रम करना, वो क्या है, क्रिया, लेकिन वो दूसरे वाक्य पर निर्भर है। यदि तुम परिश्रम करोगे तो ही तुम्हें सफलता मिलेगी। दूसरा वाक्य, यदि वर्षा अच्छी हो तो फसल भी अच्छी होगी। એટલે કે વરસાદ સારો થશે તો જ उत्पादन એટલે કે अनाज सारू થશે। यानी कि पहला वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरे पर निर्भर करता है। आगे है, यदि मौसम ठीक रहा तो हम घूमने जाएंगे। क्या है, जो घूमने तो जाना है लेकिन क्या है, मौसम ठीक रहा तो ये क्या है, संकेतवाचक वाक्य। आगे है आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य। यानी कि जिस वाक्य के द्वारा आज्ञा या अनुमति, प्रार्थना या निर्देश आदि का भाव प्रकट होता है उसे हम आज्ञावाचक या तो विधिवाचक वाक्य कहते हैं। यानी कि जिस वाक्य के द्वारा हमें ऐसा लगता है कि यह हमें कोई याज्ञा कर रहा है, या तो हमें अनुमति मांगनी है, या तो किसी से प्रार्थना का निर्देश करना है, आदि का भाव जिस वाक्य से हमें प्रकट होता है उसे हम याज्ञावाचक या तो विधिवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो भिस्ती को निकालो कसाई को लाओ। क्या कहते हैं, यहाँ याज्ञा करते हैं कि भिस्ती को निकालो और कसाई को ले आओ। दूसरा वाक्य, तुम जा सकते हो, या अनुमति से तुम जा सकते हो। कृपया मेरी सहायता कीजिए, यानी कि यहाँ प्रार्थना की गई है, कृपया हमारी सहायता कीजिए। यहाँ मत बैठो, निर्देश करता है कि यहाँ मत बैठना, यह आपके लिए जगह नहीं। तो सभी छात्र यह अर्थ के आधार पर यहाँ वाक्य के 8 प्रकार दिए गए हैं जिसके बारे में हमने पढ़ा। आप सभी को इसमें समझ में आया होगा। अब आगे है रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। यानी यहाँ रचना या स्वरूप की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। तो पहला है सरल या तो कोई साधारण वाक्य। तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसी पिताजी पार्क में बैठे हैं, यहाँ विधान में क्या है, विधान में पिताजी उद्देश्य है और पार्क में बैठे हैं वो विधेय है। यानी कि यहाँ उद्देश्य और विधेय को समझना है। यहाँ पिताजी पार्क में बैठे हैं वाक्य है तो उसमें पिताजी ये उद्देश्य है और पार्क में बैठे वो क्या है, विधेय है। यानी कि सरल वाक्य में एक ही वाक्य होता है, यानी कि वाक्य के उद्देश्य में कर्ता का विस्तार तथा विधेय में क्रिया का विस्तार, कर्म का विस्तार आदि होता है। तो यहाँ उदाहरण दिया गया है कि भार्गव ने पढ़ा। तो यहाँ कर्ता कौन है, भार्गव, और क्रिया कौन सी है, पढ़ने की। दूसरा है भार्गव पढ़ रहा है, यानी कि भार्गव कौन है, कर्ता है, क्रिया कौन सी है, पढ़ना, और विस्तार रहा है, यानी कि पढ़ रहा है। आगे तीसरा के पड़ोस में रहने वाला भार्गव पढ़ रहा है, यानी कि यहाँ क्या बताया गया, पड़ोस में रहने वाला भार्गव पढ़ रहा है। तो आगे इस कोष्टक के माध्यम से हम समझेंगे सभी छात्र है, पड़ोस में रहने वाला भार्गव पढ़ रहा है, यानी कि कर्ता कौन है, भार्गव, कर्ता का विस्तार, पड़ोस में रहने वाला, क्रिया क्या है, पढ़ता है। तो यहाँ आपको इसमें समझ में आया होगा। आगे भार्गव ने पुस्तक पढ़ी, कर्ता भार्गव, क्रिया है पढ़ने की और कर्म है पुस्तक। भार्गव ने पिताजी को पुस्तक दी, कर्ता है भार्गव, कर्म 2 है पिताजी और पुस्तक, यानी कि पुस्तक देने की क्रिया है। भार्गव ने अपने प्रिय मित्र को कहानी की पुस्तक दी, भार्गव करता है। तो अब इसको भी हम कोष्टक के माध्यम के, भार्गव ने अपने प्रिय मित्र को कहानी की पुस्तक दी, यानी कि भार्गव ने अपने प्रिय मित्र को कहानी की पुस्तक दी, यानी कि पुस्तक देना, ठीक है। इसके माध्यम से हम समझ में आएगा आपको।
तो यहाँ कर्ता कर्ता का विस्तार, इस कोष्टक को आपको ध्यान से पढ़ना है। इस कोष्टक के माध्यम से आपको सभी को समझ में आ जाएगा। आगे यह है सरल या साधारण वाक्य। आगे देखा जाए तो संयुक्त वाक्य किससे कहते हैं? तो जिस वाक्य में दो उपवाक्य हो, दो उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक यानी कि योजक अवयव से जुड़े होते हैं, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ और तुम लिख रहे हो, यह वाक्य में दो उपवाक्य एवं और समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े हैं, यानी कि यह जिस वाक्य को जोड़ता है उस शब्द को क्या हम समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। अतः निर्देशित विधान वाक्य कैसा हुआ? संयुक्त वाक्य हुआ। और संयुक्त वाक्य के अंतर्गत जितने उपवाक्य होते हैं वो कैसे? तो कि स्वतंत्र वाक्य होते हैं। तो यहाँ जिस वाक्य में दो उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े होते हैं उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ और तुम लिख रहे हो, यहाँ और जो शब्द है यानी कि वाक्य में दो उपवाक्य है एवं और क्या है? समुच्चय बोधक अवयव से जुड़ा हुआ। यहाँ पहला उदाहरण, मैं हूँ सत्य केतु और पत्नी है कामना। यहाँ कौन सा यह है? तो और। दूसरा है, आपको सत्य बोलना चाहिए परंतु वह अप्रिय न हो, यानी कि यहाँ परंतु। तुम नहीं जा सकते तो बेटे को भेज देते, यानी कि तो। साल भर का खाना बंद करना है अतः विवरण शीघ्र भेजिए, यानी कि यहाँ जो वाक्य दिया गया है उसमें जो समुच्चय बोधक अतः तो यह सब क्या है? तो एक वाक्य से दूसरे वाक्य के, यानी यहाँ वाक्य में दो उपवाक्य होते हैं जिसे हम यहाँ संयुक्त वाक्य कहते हैं। कभी कभी संयुक्त वाक्यों में समुच्चय बोधक अवयवों का लोप भी कर दिया जाता है, यानी कि यहाँ तो है परंतु है ऐसा नहीं होता है। दुनिया में रहने वाले रहेंगे, जाने वाले जाएंगे, यहाँ और का लोप हुआ है। क्या सोचा था क्या हो गया, यहाँ पर। क्या सोचा था पर क्या हो गया, यहाँ पर का लोप है। काम किया है पैसा तो लूँगा हूँ, यानी कि काम किया है इसलिए पैसा तो लूँगा हूँ, यहाँ इसलिए। यानी समुच्चय बोधक में अवयव का लोप भी कर दिया जाता है, जिसे यह है संयुक्त वाक्य। आगे तीसरा प्रकार है मिश्र वाक्य, यानी कि जिस वाक्य की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिसमें एक प्रधान तथा अन्य वाक्य गौण हो, उसे हम मिश्र वाक्य, यानी कि पहला वाक्य क्या है? एक वाक्य प्रधान होता है, दूसरा वाक्य गौण होता है, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और उसके आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। यानी कि जो वाक्य है उसमें एक वाक्य कैसा होता है? तो कि प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है, जिसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। प्रधान उपवाक्य में मुख्य कथन होता है तथा जिसका समर्थन, पूर्ति या विस्तार दूसरा आश्रित उपवाक्य करता है। इनमें से कोई भी उपवाक्य स्वतंत्र नहीं होता, दोनों को एक दूसरे की अपेक्षा होती है। पहला कि मैं देखता हूँ कि तुम मेहनत नहीं करते हो, यानी कि यहाँ पहला वाक्य प्रधान, मैंने देखता हूँ कि तुम मेहनत नहीं करते हो। दूसरा, हिरण की एकमात्र ऐसा पशु है जो कुलचों भरता है, यानी कि यहाँ पहला प्रधान वाक्य है, हिरण ही एकमात्र ऐसा पशु है जो क्या करता है? कुलचों भरता है। सविता को पुरस्कार मिला क्योंकि उसने एक अच्छा गीत सुनाया, यानी कि पहला वाक्य प्रधान वाक्य, सविता को पुरस्कार मिला, लेकिन क्यों? तो कि उसने एक अच्छा गीत सुनाया था। यह वही भारत है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता है, यानी कि सोने की चिड़िया तो कहा जाता है लेकिन किसको? वो वही भारत देश है। यानी यहाँ प्रथम उपवाक्य में मुख्य कथन होता है तथा जिसका समर्थन, पूर्ति या विस्तार दूसरा आश्रित उपवाक्य करता है। इनमें से कोई भी उपवाक्य स्वतंत्र नहीं होता, यानी कि दोनों को एक दूसरे की अपेक्षा होती है। आगे, सूरज उगा इसलिए अंधेरा, यदि सूरज नहीं उगता तो अंधेरा नहीं भागता। तो यह है वाक्य और वाक्य के प्रकार के बारे में हमने पढ़ा। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार और रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। इनके साथ साथ वाक्य के जो घटक है, वाक्य के
प्रमुख तत्व हैं, इन सभी के बारे में हमने आज के इस वीडियो में पढ़ा है। तो सभी छात्र, आशा करता हूँ को आपको इसमें आपको समझ में आया होगा। आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है, सुनना है, समझना है और साथ में आपके किताब में जो यह दिया गया है उसको भी पढ़ना है, जिसकी वजह से आपको सरल तरीके से आपको समझ में आएगा। तो आपका आज का हमारा जो व्याकरण का ये टॉपिक है, वाक्य और वाक्य के प्रकार, जिनके बारे में यहाँ हम पूर्ण करते हैं और इसके साथ आज का यह वीडियो भी यहाँ हम पूर्ण करते हैं। सभी छात्रों को जय हिंद, जय भारत।